अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुश आमदीद। जो लोग सीएसएस की तैयारी करते हैं उनको सबसे पहले तो सीएसएस की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जब उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके बाद उस वो बेसिक इन्फॉर्मेशन की बेस पे अपनी रिटन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। काफ़ी सालों से इसी तरह से चलता आ रहा था और 2013-14 में एक बात सबने सुनना शुरू की कि अब सीएसएस में स्क्रीन आउट टेस्ट आ जाएगा और जो लोग रिटन एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए अब उससे पहले एक स्क्रीन आउट टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। जो लोग वो पास करेंगे तो उसके बाद फिर उनका रिटन एग्ज़ाम हुआ करेगा, ताकि रिज़ल्ट भी जल्दी आ सके और प्रोसीजर को थोड़ा सा जो है वो कम किया जा सके। अब 2021 में जब एग्ज़ाम हुए तो किसी को नहीं पता था कि जो 2022 के एग्ज़ाम होंगे उससे पहले एक जो है वो स्क्रीन आउट टेस्ट लिया जाएगा या एक प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा। और पहले ये होता था कि मई में या जून में आपको एक डेट दे दी जाती थी कि फ़ेब के मंथ में इस टाइम पे जो है ना वो एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और बस उसके बाद फिर अक्टूबर में आपकी एडवर्टाइजमेंट आती थी, आप अप्लाई करते थे और उसके बाद जो है ना वो फरवरी में पेपर दे देते थे। देन अक्टूबर में या सितंबर के एंड पे रिज़ल्ट आ जाता था। लेकिन इस साल थोड़ा-सा चीज़ों को चेंज किया गया है। एफपीएससी जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक इदारा है जो कि सीएसएस के एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो उसने थोड़ा-सा चीज़ों को इस दफ़ा चेंज किया है। इस मर्तबा जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो बड़ी बेचैनी पाई जा रही थी तकरीबन पिछले 2-3 महीनों से कि अभी तक डेट क्यों नहीं आई एग्ज़ाम की और एडवर्टाइज़मेंट क्यों नहीं आई जब से ये अक्टूबर स्टार्ट हुआ। बल्कि सितंबर में ही लोगों ने ये चीज़ सोचना शुरू कर दी। सीएसएस का रिज़ल्ट भी आया, लेकिन लोगों के अंदर जो है ना वो एक बेचैनी पाई जा रही थी कि अभी तक क्यों नहीं डेट आ रही। तो एकदम से सबको पता चला कि कैबिनेट ने जो है वो अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास जो है वो एक टेस्ट के लिए जो है वो एक डॉक्यूमेंट गया हुआ है। फिर कैबिनेट ने उसको अप्रूव भी कर दिया। फिर फवाद चौधरी जो कि जो एक मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने उसकी जो है ना वो उसके बारे में बता दिया कि वाकई ऐसा हो रहा है। तो ये वो चीज़ें थी जो कि एकदम से हुई। किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चला कि ये किस वजह से जो है वो एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं या किस वजह से जो है वो डेट नहीं आ रही। खैर, अब देखने में ये आया कि फिर जो है वो एफपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने और एक मिनिस्टर ने कल को जो है वो एक अनाउंस किया, पूरा एक प्रोसीजर बताया, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सब चीज़ें बता दी, और एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया। एग्ज़ाम के बारे में इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। मैंने जो है वो इस पे एक वीडियो जो है वो बनाना मुनासिब नहीं समझा कि जब तक एक प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा उस वक्त तक जो है वो मैं चीज़ों को ना बताऊं, क्योंकि जब डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी और जब वाकई ही वो ऑफिशियल होगी तो तब उसके ऊपर जो है वीडियो बनाई जाए। इसलिए जो है वो मैंने सोचा कि अब इसको जो है वो प्रॉपर टाइम आ गया, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करके देखें। तो इस एग्ज़ाम का जो नाम रखा गया है, पहले इसका नाम जो सजेस्ट किया गया था वो स्क्रीन आउट टेस्ट जो है वो किया गया, सजेस्ट किया गया। मैंने पहले ही बताया कि 2014 में 13 में ये बात चलना शुरू हुई थी और 2014 के एग्ज़ाम से पहले कहा जा रहा था कि जो है वो एक एमसीक्यूज़ बेस्ड एक स्क्रीन आउट टेस्ट रखा जाएगा। लेकिन अब उसका जो नाम रखा गया है वो सीएसएस एमसीक्यूज़ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट रखा गया, उसको एमपीटी बोला गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है, मेन एग्ज़ाम से पहले यानी कि रिटन एग्ज़ाम से पहले जो है ये एक एग्ज़ाम रखा गया है, एमसीक्यूज़ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। आप इसको एमपीटी के नाम से जो है वो बुलाएंगे इस टेस्ट को। तो ये टेस्ट जो है इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों रखा गया है, इसका बेसिक मकसद क्या है और क्या रीज़न थी जिसकी वजह से जो है इस टेस्ट को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अब इसी टेस्ट की जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है इसकी तैयारी के सिलसिले में जो यहाँ पे चीज़ें अपलोड होंगी, यहाँ पे फ्री लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, आप उनको सुन सकें, उनसे अपनी तैयारी कर सकें। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे चैनल पे जो प्रॉपर जो लेक्चर्स वगैरह यहाँ पे दिए जाते हैं उनकी भी आप जो है वो जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले एक चीज़ जो है हमें समझने की ज़रूरत है कि आपको इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि 2000 अगर 10 या 12 के रिज़ल्ट को अगर आप उठा के देखें, आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा वहाँ पे उस वक्त लोग सिर्फ 5-6 हज़ार 7 हज़ार लोग अप्लाई करते थे या इतने लोग अपीयर होते थे पेपर में। लेकिन जैसे ही आपने देखा 2014 और 15 के बाद जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ, लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुई, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होना शुरू हुई, तो लोगों ने क्या किया, लोग जो है जब रुझान एक स्टडी की तरफ बढ़ा और इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा आना शुरू हुई, तो लोगों ने इसकी तरफ जो है वो
इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया सीएसएस में, और लोग बहुत ज़्यादा अपेयर हो रहे हैं। एक टाइम आया कि 19,000 लोगों ने अप्लाई किया, 14,000 लोगों ने पेपर दिया, फिर एक टाइम आया कि 39,000 लोगों ने जो है वो अप्लाई किया, फिर उसके बाद जो है वो अपेयर होने वाले लोग कम थे। अब ये नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे थे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था कि वो इतने ज़्यादा 15-20 हज़ार लोगों के पेपर जो हैं वो चेक करें, और फिर 5 से 6-7 महीने के अंदर उनको जो है वो रिज़ल्ट देना पड़ता है रिटन का। उनके ऊपर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बर्डन है कि जो आपको पता है कि डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वन पेपर एमसीक्यूज़ के, एफआईए के टेस्ट होते हैं, आईबी वगैरह के, और बाकी इस तरह के जो वन पेपर एमसीक्यूज़ बेस्ड जो पेपर लेते हैं वो 100 नंबर का, उसको भी वो थोड़ा-सा जो है वो उनका रिज़ल्ट जो है वो लेट हो जाता है, 2-2 साल, डेढ़-डेढ़ साल उनका जो है वो रिज़ल्ट नहीं आता था। उसकी रीज़न यही थी कि उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था। हालाँकि जो वन पेपर है उसका रिज़ल्ट निकालना कोई उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरीके से चल रही थी कि उनके लिए इनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। सो उस बेस के ऊपर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फैसला किया कि जो लोग अ, जहाँ पे 30,000, 40,000 या 20,000 समझे अगर लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों जो है वो इस तरीके से हो रहा है? इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं आ रहा। रिज़ल्ट जो है उसके अंदर आपको 1% या 2% लोग जो हैं वो देखने को मिलता है कि उनका रिटन एग्ज़ाम पास होता है, और लोग इतने ज़्यादा पेपर देने के लिए आ जाते हैं। एफपीएससी की रिपोर्ट उठा के देखें तो वहाँ पे लिखा होता है साफ कि एक सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया होता है लोगों ने। लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, लोगों का जो अप्रोच अच्छी नहीं है, ठीक है? लोग जो है वो पेपर को जो है वो एग्ज़ाम को उस कैटेगरी का एग्ज़ाम नहीं समझ रहे जिस तरह का सीएसएस का एक एग्ज़ाम है। तो ये बहुत सी ऐसे फैक्टर्स थे जिसने मजबूर किया एफपीएससी को कि उसने जो है ना वो एक फ़ैसला किया कि अब जो है वो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो लिया जाए एग्ज़ाम से पहले। ये वही एग्ज़ाम है, ये उसी पैटर्न पे, उसी तरह का, उसी तर्ज का एग्ज़ाम है ये, जो कि ऑलरेडी जो जितने हमारे जो बाकी कमीशन है, जैसा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारा केपीएससी का है, ठीक है, बीपीएससी बलूचिस्तान वगैरह में, तो इनके जो टेस्ट होते हैं, इनके जो पीएमएस का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे अगर आप देखें पंजाब में और केपीके में, वहाँ पे इनको पीएमएस का नाम दिया जाता है, और सिंध में और बलूचिस्तान में आई गेस इनको पीसीएस का नाम दिया जाता है। तो उन एग्ज़ाम से पहले, मतलब ये जो पीएमएस के एग्ज़ाम होते हैं उनसे पहले जो है वो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाता है, वो एमसीक्यूज़ बेस्ड स्क्रीन आउट टेस्ट लेते हैं वो। तो जो लोग इस टेस्ट को पास करते हैं उनको इजाज़त होती है कि वो रिटन में जाके एग्ज़ाम दे सकें। तो इस तरीके से एफपीएससी का ये एक सेट ऑफ माइंड है कि मे बी इससे जो है ना नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या नहीं है, इसके ऊपर जाके हम आगे बात करेंगे, एक अलग से बहस है ये। अब जो सीएसएस में जो एमसीक्यूज़ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये इसलिए करवाया गया है, मैंने बताया है कि ताकि आप जो है वो जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्वालिफ़ाई कर सकें। तो ये चीज़ जो है सबसे पहले आपको समझनी होगी, इसका सिलेबस क्या होगा और इसकी क्या-क्या चीज़ें जो हैं इसमें हमें ज़हन में रखनी होंगी, उसको हम देखते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका होल प्रोसेस होगा क्या, कि किस तरीके से जो है ना वो इसमें आपने पेयर होना है और आपने किस तरीके से इसकी तैयारी करनी होगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो है एफपीएससी हर साल सीएसएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, ठीक है? और इसकी 2 स्टेजेस होती थी मेन जो थी, पहले एक रिटन होता था, फिर आपका जो है ना वो इंटरव्यू होता है जिसके अंदर वो साइकोलॉजिकल टेस्ट और बाकी चीज़ें होती हैं। 1.5 साल के बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है, यानी कि फरवरी में पेपर होते थे, जैसे कि 2021 में फरवरी में पेपर हुए, अक्टूबर में उनका रिजल्ट आया, अब उनके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे दिसंबर जनवरी में, और देन नेक्स्ट ईयर अप्रैल के एंड पे या मई में उनका फाइनल रिजल्ट आना है। तो बड़ा लंबा प्रोसीजर था, 1.5 साल का, सवा साल समझ लें या 20 महीने समझ लें आप। तो इसको जो है वो कम करने के लिए जो है वो ये सब कुछ जो है वो एक काविश है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है हमारे पास प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए। सबसे पहले जो है, जो मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कंपैरेटिव एग्ज़ाम जो हैं उनके अंदर आपकी जो है वो अप्रोच चेक करने के लिए, आपका जो है वो अ, सही तरह से स्टूडेंट्स को जांचने के लिए जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो एनालिटिकल और राइटिंग स्किल्स के जो टेस्ट जो लिए जाते हैं, उससे पहले इस टेस्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने का बेसिक पर्पज़ यही है ताकि लोगों की तादाद जो है वो कम की जा सके। और अगर देखा जाए इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें कि ये टेस्ट जो है, क्या ये लिया जाना चाहिए था या नहीं लिया जाना चाहिए था? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सी एक चीज़ है जो कि कई लोग इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस तरह तो उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जो लोग रट्टा लगाते हैं, और वो रट्टा लगाने के बाद जो है ना वो आ जाएँगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बहुत से और भी फैक्टर्स हैं, अगर उनको देखा जाए, ठीक है? अगर उनके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस किया जाए तो इसमें मेरे ख़्याल से थोड़ी-सी क्वालिटी को अगर अच्छा रखा जाएगा तो लोगों को चेक करना या उनको जो है वो टेस्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ,
इस टेस्ट को कंडक्ट करने का बेसिक पर्पज़ एक ही है, वो ये है कि आपका जो होल प्रोसीजर है उसको कम से कम किया जाए और रिज़ल्ट जो है वो जल्दी दिया जाए। रिज़ल्ट जो है उसको जल्दी देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इनके ऑलरेडी जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत लेट होते हैं। अगर हम बात करें इस टेस्ट की, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दुनिया में बहुत से कंट्रीज़ के अंदर भी ये काम हो रहा है। ये जो टेस्ट है, इसका जो नाम है प्रिलिमिनरी टेस्ट, ये असल में इंडिया में भी इसी तरह का एक एग्ज़ाम होता है उनके मेन रिटन एग्ज़ाम से पहले। तो इन्होंने सेम वही नाम जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, और रिटन एग्ज़ाम जो है उसको इन्होंने मेन एग्ज़ाम कंसिडर कर लिया, मेन नाम यूज़ किया, जो कि ऑलरेडी इंडिया में जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, जो आईएएस का जो एग्ज़ाम है उसमें जो टेस्ट होते हैं, वहाँ पे भी यही दो स्टेजेस हैं मेनली। एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है और वहाँ पे तो लाखों लोग देते हैं क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और देन उसके बाद जो है फिर जो है वो उनका मेन रिटन एग्ज़ाम होता है। तो उस तर्ज के ऊपर इन लोगों ने ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया ताकि जो है वो आप मतलब इस टेस्ट से पहले तैयारी करें अपनी, और उसके बाद जो है वो रिटन एग्ज़ाम दे सकें। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, देखें। अब अगर आप देखें इसका एडवांटेज, सबसे पहला तो ये होगा, अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, उनको ये लगता है कि स्टूडेंट जो है वो अगर देखें सीएसएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो साथ साथ अगर एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी करेगा तो इससे कोई चीज़, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें लोगों को जो है वो कम करने में मदद मिलेगी, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम आएंगे। लेकिन एक चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ी सी जो है वो गलत की गई है, वो ये है कि इसमें जो है ना वो नंबर ऑफ़ चांसेस जो है ना वो लिमिटेड रख दिए गए हैं। कोई चाहे अगर 21 साल से 30 साल तक जो है वो एलिजिबल है, तो 1 साल के लिए उसके टेस्ट का जो रिज़ल्ट होगा वो वैलिड होगा, और वो चाहे तो चाहे 8-9 साल ही वो ये टेस्ट देता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से मेरे ख़्याल से उल्टा नुकसान ही होगा। लोग जो हैं वो ये वाला टेस्ट देंगे और पता नहीं फिर बाद में अप्लाई भी करेंगे और उसमें भी अपेयर हों कि ना हो, तो वो एक जो चीज़ पहले चल रही थी उसी तरीके से ही चलते रहेगा। असल इस चीज़ को करने का मकसद ये होना चाहिए था कि जो लोग इस टेस्ट में पास हों वो इतने सीरियस हों कि वो कल को फिर रिटन के एग्ज़ाम में भी आएँ। अगर यहाँ पे 10,000 लोग अप्लाई करते हैं और सिर्फ 5,000 लोग पास होते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट में, 200 नंबरों में से 33 नंबर भी रखना बिल्कुल ही मेरे ख़्याल से ये भी एक अच्छी अप्रोच नहीं थी। इसको भी जो है वो 40% के ऊपर लेके जाना चाहिए था। तो चीज़ों को जो है वो उस तरीके से किया नहीं गया जिस तरीके से जो है ना, जिस मकसद के लिए इस टेस्ट को बनाया गया है, जिस मकसद के लिए इस टेस्ट को रखा गया है, वो चीज़ें की नहीं गई। इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर जो है वो क्रिटिक्स भी बात कर रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि 33% रखना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो एक नंबर ऑफ़ चांसेस इसके अंदर जो है वो लिमिटेड नहीं होने चाहिए थे, अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए थे। ये एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट था इस मतलब पूरे सिस्टम के अंदर जो ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है। लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाए, उन लोगों को इसका बहुत बेनिफिट होगा, जो मुझे लगता है कि जो लोग सीएसएस की तैयारी करते थे पहले, जो टॉपर्स होते थे या जिनकी बड़ी अच्छी तैयारी होती थी, अ, वो ये करते थे कि वो साथ साथ एमसीक्यूज़ को तैयार करते थे। क्योंकि अगर आप देखें अपना 12 सब्जेक्ट हैं आपके, 12 सब्जेक्ट में 11 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिसमें एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर आप कंपलसरी के ही एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो आपका वही चीज़ें ये आपको ऑप्शन में भी काफ़ी हेल्प करती हैं, और ये चीज़ कल को आपको क्या करेगी, ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो आगे लेके जाएगी कि कंपलसरी में जहाँ पे आपके नंबर ऑलरेडी कम आते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, वो कम नंबर देते हैं वो सब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन जो है वो बहुत अच्छा तैयार होगा, और इसके अच्छे तैयार होने से आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि आपके में भी कंपलसरी के अंदर जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो कंसिडर होगी यहाँ पे। लेकिन इसकी वजह से एक छोटा सा जो है वो मेरे नज़दीक जो है वो एक चीज़ का नुकसान जो है वो ये भी होगा, जो इस टेस्ट की तैयारी के अंदर आपके पास टाइम बहुत कम दिया गया आपको। लाइक आपने फरवरी में ये एग्ज़ाम देना है, इस मरतबा के लिए 2022 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि आपने टेस्ट देना है फ़ेब में, और उसके 2-3 महीने के बाद आपका जो है वो रिटन का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो आपको इसका मतलब है कंपलसरी की तो अभी से तैयारी करके रखनी है अपनी, और साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा भी आपको ऑप्शंस भी करना पड़ेगा, या फिर आपको कंपलसरी को ही आप इतना अच्छा कर लें कि उसके आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को अच्छे से प्रिपेयर करें। देन जो है वो जब आप इससे फ्री हो जाएं, आपका ये बिल्कुल रेडी पड़ा हो, आपको बिल्कुल ये तैयार हो, और बाकी फिर उसके बाद आप ये टेस्ट देने के बाद फ़ौरन आप जो है वो आपके पास 2 महीने होंगे तकरीबन, उसमें आप अपने ऑप्शनल्स को रिवाइज़ करें या उनको जितना रहता है उसको तैयार करें। तो ये एक स्ट्रेटजी जो है वो आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से 2 महीने आपके लिए बहुत कम होंगे ऑप्शनल्स के लिए। आपको अभी से साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल को करना पड़ेगा, चाहे आप आधे सब्जेक्ट कर लें ऑप्शनल के, 200-300 नंबर तैयार कर लें, लेकिन आपको भी कंपलसरी के साथ तैयार करना होगा। और मज़े की बात यह है कि कंपलसरी ऐसे सब्जेक्ट है उनको आप कभी भी छोड़ नहीं सकते, आपको उनको फिर भी
उन 2 महीनों में 3 महीनों में भी दोबारा करना पड़ेगा। ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी-सी नुकसान देगी स्टूडेंट्स को कि अब वो कंपल्सरी जो है उसको भी नहीं छोड़ सकते और ऑप्शनल्स को भी नहीं छोड़ सकते। तो ये चीज़ें आके यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करेंगी स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, सबसे पहली बात इसमें ये है कि जो ये एग्ज़ाम है ये 2022 से ही मतलब जो है वो कंपल्सरी है, सब लोग जो अपेयर होंगे उनको ये टेस्ट देना होगा और ये चांस नहीं कंसिडर किया जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बता दी है, ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और 2022 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 200 नंबर का आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट दिया जाएगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी और तकरीबन आपके पास 200 मिनट होंगे। आप इसको जो है वो ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 नंबर का पेपर है तो 200 ही मिनट है और 33% यानी कि आपके 66 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स होंगे। जब आप पेपर करके आएंगे तो शाम को ही एफपीएससी की वेबसाइट पे की अपलोड हो जाएगी और की अपलोड होने के बाद आप ख़ुद देख सकते हैं, आपको एक कार्बन कॉपी दी जाएगी। आप जो लगा के आए हैं वहाँ पे टिक जो भी आप बबल फिल करके आए हैं आप ख़ुद देख लेंगे कि मैंने कौन सा ठीक किया कौन सा गलत किया, आपको आंसर की मिल जाएगी। आपको अपने नंबर्स जो है वो पता चल जाएंगे और उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है वो आपको प्रॉपर रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको जहन में रखनी है। इस चीज़ का जो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन होती थी कि एफपीएससी जो है वो रिज़ल्ट लेट देता है, अब हमें कैसे पता चलेगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी इस चीज़ की। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है वो ट्रांसपेरेंसी को, मेरिट को जो है वो प्रमोट करने के लिए उन्होंने कार्बन कॉपी भी देने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा जो आपका टेस्ट है उसकी फ़ीस 500 रुपीज़ होगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसकी 2200 रुपये फ़ीस होती है, इसकी जो फ़ीस है 500 रुपीज़ रखी गई है। एज लिमिट जो है वही सारा कुछ सेम रहेगा। 31 दिसंबर 2021 जो है आपकी कट ऑफ डेट है, यानी कि आप अगर जो है वो अप्लाई कर रहे थे, आपको जब आपने अप्लाई करना था जिस तरह पहले ही आपने एक पैटर्न के ऊपर अप्लाई कर रहे थे तो उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा, सारा कुछ वही है। हमारा जो एक और लेक्चर था सीएसएस के बारे में, एबीसी ऑफ सीएसएस बेसिक्स की प्लेलिस्ट में मैं पढ़ा हुआ है, अगर आप वो सुनना चाहें तो वो सुन सकते हैं, उसमें सारी डिटेल जो है वो बताई गई है। अगर एज की हमने बात की है तो वहीं पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर सकते हैं कि आपके जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें फ़र्दर क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो सीएसएस एबीसी के नाम से जो हमारा एक लेक्चर है, अगर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ पे जाके सारी डिटेल जो है आप बेसिक्स के बारे में ले सकते हैं वहाँ से। 2 इयर्स एज जो रिलैक्सेशन दी गई है वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के लोगों को दी गई है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी गई है, तो वो भी आपने देख लेना। इसके अंदर बाकी मज़ीद हम दे सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट की डिवीज़न क्या है। इस्लामिक स्टडीज़ है 20 मार्क्स की होगी। उर्दू ग्रामर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है सीएसएस में और इसमें जो है वो आपको क्या दिया जाएगा, इसमें ग्रामर दी जाएगी आपको। ठीक है, ग्रामर जो है उसकी बेसिक यूजेज के बारे में आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। जो हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तैयारी में हम ग्रामर के हम लेक्चर्स में दूंगा और जो कुछ तैयारी वगैरह कराऊंगा वही आप अगर चाहें तो वहाँ उसको भी आप तैयार कर लें तो आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश के वोकेबलरी, ग्रामर और कम्प्रीहेंशन, ये वो सारी चीज़ें होंगी जो कि हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं। अपने चैनल पे हमारा एक सीरीज़ चल रही है लेक्चर की, तो आप वो भी सुन सकते हैं। और इसके अलावा भी हम कुछ जो है वो स्पेशल तैयारी करवाएंगे इसकी, तो आप हमारे चैनल पे उसको भी क्या कर सकते हैं। ये 50 नंबर की इंग्लिश जो है वो आपने तैयार करनी होगी। इसके अलावा जनरल साइंस एंड एबिलिटी होगा, ठीक है, जिसमें जो है आपके पास मैथमेटिक्स होगा बेसिक, उसमें अलजबरा और ज्योमेट्री और बेसिक जो चीज़ें हैं मैथ की उनको जो है वो पेपर में पूछा जाएगा। तो ये आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि यहाँ पे आपके पास ये देखें सब्जेक्ट कितने, इस्लाम में आता है, उर्दू है, इंग्लिश है और उसके बाद आपके पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह जो है उनकी भी जो है वो टेस्ट होगा, ठीक है, वो भी आपका जो है वो मार्क्स होंगे, उसके भी ये 200 नंबर जो हैं वो टोटल बनेंगे। एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो 14 नवंबर को एडवर्टाइजमेंट जो आएगी और उसके बाद जो टेस्ट होगा आपका, तो उसके लिए आपको जो अप्लाई करने का टाइम दिया जाएगा 1 महीने के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपने फिल करनी होंगी और जो पेपर होगा आपका वो 20 फरवरी को होगा। और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होगा कि ऑफिशियल रिज़ल्ट आएगा वो 7 मार्च को आएगा और 8 से लेके 25 तक, यानी कि इन 15 से 17 दिनों में आपने अप्लाई करना होगा रिटन एग्ज़ाम के लिए। और जो रिटन एग्ज़ाम होंगे वो 30 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो आपका एग्ज़ाम होगा मेन एग्ज़ाम, उसमें कोई चेंज नहीं की गई, बिल्कुल सारा कुछ ऐसा ही है जैसा कि पहले था।
सिर्फ जो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो एक यही इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि आपने जब एग्ज़ाम देना है, तो आप रिटन का एग्ज़ाम देना, तो उससे पहले आपको एक बेसिक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो इसको पास करके उसके लिए क्वालिफाई कर सकें। तो ये चीज़ जो है वो एक इंट्रोड्यूस करवाई गई है, बाकी सारी चीज़ें सीएसएस के अंदर सेम रहेंगी। अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने तैयारी कैसे करनी है, आपके लिए क्या चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सबसे पहले चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी कंपलसरी की तैयारी जो है ना वो बहुत, मतलब वो कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से करनी है। आपने अपने सब्जेक्टिव को भी टाइम देना है और आपने एमसीक्यूज़ बेस एग्ज़ाम को भी तैयारी जो है ना वो टाइम देना है। मेरे ख़्याल से इसके जहाँ पे कुछ हमें नुकसान नज़र आ रहे हैं, इसके ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे इस तरीके से हैं कि इस तरीके से आप जो है वो इंग्लिश की बेसिक्स को अच्छा टाइम देंगे, इंग्लिश आपकी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपने जब इंग्लिश को अच्छा टाइम देना है, आपने ग्रामर करनी है, वोकैबुलरी करनी है, तो आपने एक काम ज़रूर करना है, आपने अपनी जो प्रेसी कंप्रीहेंशन ट्रांसलेशन है उसको नहीं छोड़ना। वो आप ज़रूर करें, उसको आप डेली बेसिस के ऊपर खुद कर लें, लेकिन उसकी वैल्यूएशन ना हो तो वो करने का फ़ायदा नहीं होता। तो ये वो ऐसा सब्जेक्ट यानी कि ऐसा पोर्शन है इंग्लिश का कि आपको प्रेसी कंप्रीहेंशन ट्रांसलेशन को टाइम भी देना हफ्ते में, चाहे एक एक दिन करके तीनों चीज़ों को करें आप, यानी कि 2-3 प्रेसिस कर लें वीक में, 2 कंप्रीहेंशन करें, 2 ट्रांसलेशन, लेकिन करना ज़रूर है आपने। अगर आप उसको छोड़ देंगे और आप इंग्लिश ग्रामर पे और वोकैबुलरी पे लगे रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बाद में इन चीज़ों को कवर करना, क्योंकि कंपलसरी की तैयारी हमेशा पहले होती है, बाद में नहीं होती। ये बातें मैंने अपना जो ABC सीसस वाला जो मेरा लेक्चर है उसमें भी मैं बता चुका हूँ। और हमारा जो एकेडमी है उसमें जो इंग्लिश की जो मैडम है, मैडम हलीमा सादिया बट, वो प्रेसी कंप्रीहेंशन ट्रांसलेशन जो है वो 12 असाइनमेंट चेक करती हैं। उसकी उनकी 1,000 रुपये फ़ीस है उस, मतलब पूरे कोर्स की। पूरे महीने में आपकी 12 असाइनमेंट्स होती हैं और उसकी 1,000 फ़ीस है। आपकी वैल्यूएशन की जाती है उसमें, आपको उसके जो है ना वो सारी चीज़ें फ्लॉज वगैरह आपको बताई जाती हैं। तो आपको चाहिए कि आप इस तरह के कोर्सेज़ जो है वो लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। बहुत ही कम फ़ीस है और बहुत कम फ़ीस के अंदर आपकी जो है ना वो एक रूटीन बन जाती है, आपकी प्रेसी कंप्रीहेंशन जो है उसकी प्रिपरेशन चलती रहती है। तो आपको मतलब कि अपनी सब्जेक्टिव को साथ साथ तैयार करना होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होगा। 2 महीने का टाइम होगा बाद में आपके पास, आपको डेट्स वगैरह अनाउंस होगी, आपको पता चल चुका है। तो अब भाई आपको जो तैयारी करनी होगी इस मरतबा के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको कंपलसरी जो है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसी तरीके से करंट अफेयर्स है, तो आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स उसी तरीके से उसी पैटर्न के ऊपर सेम चीज़ों को करना पड़ेगा। और इनमें जो चेंजेस आएंगी, जो इसके अंदर डेवलपमेंट होंगी, वो साथ साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो जब आप उन चीज़ों को साथ साथ करेंगे तो आपको MCQs भी करने हैं। MCQs को अब टाइम देना बहुत ज़रूरी है। MCQs अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए आगे जाके बहुत प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसमें आपको पता चल चुका है कि इंग्लिश 50 नंबर की है, जो बाकी जीके बेस्ड सब्जेक्ट हैं जिसमें एवरीडे साइंस यानी कि जनरल साइंस है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, उसकी भी वेटेज है, ठीक है। वो भी काफ़ी नंबर, 50 नंबर के वो भी आएंगे। 60 नंबर की तकरीबन आपकी 50 नंबर की जनरल साइंस एंड एबिलिटी, यानी कि एबिलिटी आएगी, सॉरी, एबिलिटी का पोर्शन आएगा। तो उर्दू भी है, इस्लामियत भी है, तो आपको इनकी वेटेज के हिसाब से चीज़ों को देखना होगा और तैयार करना होगा। तो जो लोग पहले जो MCQs बेस्ड तैयारी साथ साथ करते थे एग्ज़ाम की, जिनको पता था कि अगर हम अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, हम अपनी एलोकेशन करवाना चाहते हैं, CSS में टॉप पोजीशन पे आना चाहते हैं, तो वो लोग ऑलरेडी अपनी जो है वो तैयारी इस तरीके से करते थे कि वो MCQs बेस्ड तैयारी साथ साथ करते रहते थे। उनको तो इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ ऐसे ही बस रिटर्न को तैयार करते रहते थे, MCQs बेस्ड तैयारी नहीं करते थे, तो उनके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि आप बस जो है वो थोड़ी सी तैयारी कर लें और जो है ना वो आपकी हो जाएगी और आप नंबर ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अब इस टेस्ट को पास करना, आपको आपकी इंग्लिश के ऊपर बहुत अबूर हासिल होना चाहिए, आपका जो है वो एबिलिटी पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको इन चीज़ों को कवर करना होगा। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपका ये टेस्ट में नंबर अच्छे आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इसको पास नहीं कर पाएंगे। सो अब इसके बारे में आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। प्लान करने के साथ साथ उसको फिर उसके ऊपर अमल भी करना पड़ेगा। अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी बनाएं और उसके मुताबिक अपनी तैयारी जो है उसको लेके चलें, ताकि आपको जो है वो कोई मुश्किल जो है वो पेश ना आए। इसके अलावा हमारा चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे इंशाल्लाह जो बहुत जल्द एक टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई जाएगी, तो आप उसके अंदर जो है वो लाजमी पार्टिसिपेट कीजिएगा। और एक टेस्ट सेशन भी रखा जाएगा। अगर आप उस टेस्ट सेशन में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद फ़ौरन जो यहाँ पे नंबर गिवन है, ये नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेस्ट सेशन 0333678941 आप यूट्यूब सॉरी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने आप को टेस्ट सेशन के लिए जो है वो
इनरोल करवाएं ताकि आप जो है प्रॉपर तैयारी कर सकें। यहाँ पे इंशाल्लाह जो ये सब्जेक्ट्स गिवन है इनकी यहाँ पे प्रॉपर लेक्चर्स भी होंगे, और जो लेक्चर हुआ करेगा उसका फिर बाद में टेस्ट हुआ करेगा ताकि आपकी जो है वो तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। ठीक है जी, अपना आप ख्याल रखिएगा। अगर कोई आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आप पूछना चाहें, कोई एम्बिग्विटी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के अलावा ये नंबर जो है वो आपको अगर आप सिम पे कॉल करेंगे तो अवेलेबल नहीं है। आप सिर्फ हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको भी किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी है, कोई इशू है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई मशवरा करना चाहें तो मशवरा कर सकते हैं। आपको ये टेस्ट देना चाहिए भी या नहीं देना चाहिए, क्या आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, अगर आपको इंडिविजुअली आपके कोई इश्यूज़ हैं, आपको टाइम मैनेज नहीं हो रहा, इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ख़ुद आपको जो है वो इसका विद इन 24 आवर्स जो है वो रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।